देखिए, आज के टाइम में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या बेसिकली क्या अल्टरनेट व्हीकल्स की एक रेस सी लगी हुई है। बट डिस्कशन इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा है कि बेसिकली लाया क्या जाए, हाइब्रिड में जाया जाए, इलेक्ट्रिक में जाया जाए या एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जाया जाए। देखिए, इसका सबसे प्राइम रीज़न मतलब बेसिकली क्यों है, क्यों ये रेस है, क्यों अल्टरनेट की तलाश की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, अदर गल्फ कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। आपके क्रूड ऑयल की सप्लाई के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, आपकी पीएनजी गैस की सप्लाई के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। बेसिकली क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर आप इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं उस चीज़ के ऊपर कंसर्न है। बेसिकली क्या है कि उसकी सप्लाई कैसे होगी या उसके सप्लाई में किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज ऑफ वॉर या अदर क्या है कि जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो राइज होती जा रही हैं। अब हम देखेंगे कि अदर कंट्रीज़ में अब जो इंटरनेशनल कंडीशन है वो आज के टाइम में काफ़ी इनकन्वीनियंट है। देखिए, आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने रशिया में वॉर किया, रशिया में अटैक किया, जो कि क्या है कि उसके मेजर जो ओल्ड ऑयल प्रोडक्शन साइट्स थी वहाँ पे अटैक किया। और यूएसए ने भी खर्ग आइलैंड, जो कि क्या बोला जाता है कि ईरान का मेजर ऑयल सप्लाई जहाँ से होती है खर्ग आइलैंड से, वहाँ पे यूएसए ने अटैक किया। इसके बाद में क्या है कि आपने ऑयल, इसके अलावा ईरान ने काफ़ी ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया, जो कि क्या है कि ऑयल शिप्स, जो टैंक्स जो इसकी ऑयल को सप्लाई कर रहे थे। बेसिकली क्या है कि ये सिविलियन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको सिविलियन को डैमेज करना या सिविलियन की इसको जो आपकी सप्लाई हो रही है वो सिविलियन कॉज के लिए जा रही है, उसको डैमेज करना। तो इस वजह से क्या हम अल्टरनेट पे जा रहे हैं। अब देखिए, अल्टरनेट क्या हो सकता है। आप एथेनॉल को मानते हैं अल्टरनेट, आप हाइब्रिड को मानते हैं, आप ईवी को मानते हैं। देखिए क्या है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसर्न हैं भाई, माइलेज डाउन हो जाना, इंजन का ख़राब हो जाना, गाड़ी का ख़राब हो जाना। एथेनॉल ब्लेंडिंग कितने परसेंट तक सही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, ब्राज़ील, यूएसए, अदर कंट्रीज़ में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम्स हैं, दे आर रनिंग स्मूथली। बट इंडिया में क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम की वजह से। मेघालय में एक रिपोर्ट बीच में सामने आई। इसके अलावा क्या है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ से क्या है कि आपका इंजन और बाकी चीज़ों का इशू बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ के ऊपर बहस होते होते मतलब ये गवर्नमेंट का ये क्लियर स्टैंड नहीं था कि बेसिकली इससे माइलेज डाउन नहीं होगा या गाड़ी को किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा नॉर्मल व्हीकल में इसको डालने से। अब हम बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड के में क्या समस्या है। हाइब्रिड में समस्या ये है कि आपको क्या है, हाइब्रिड व्हीकल्स को एक तरीके से नहीं तो वो इलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आते हैं, एक लिमिट से ऊपर चलने पे दे बिकम द क्या वो कि ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनके भी एवरेज के डाउन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं कि भाई एवरेज उनका नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले कम निकल के आए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में क्या है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉर लिथियम ऑन चाइना और अदर कंट्रीज़, क्या है कि हम उस पर भी इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। बट क्या होता है कि अगर आपने एक गाड़ी बना दी और अगर वो किसी भी बैटरी से बनी हुई है, किसी भी आयन से बनी हुई है, तो उससे क्या होगा कि अगर वो लिथियम से बनी है तो आपको उसमें रोज़ रोज़ लिथियम डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है कि एक बार आपने परचेज़ किया और उसके बाद में लाइफ टाइम तक वो आपका चलती रहेगी। बिकॉज क्या है कि आज के टाइम में जो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ हैं, जो ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, हम तो वो क्या है कि लाइफ टाइम की वारंटी प्रोवाइड कर रही हैं। अब देखिए, आपने अभी देखा होगा कि दिल्ली में एक ईवी पॉलिसी है जो काफ़ी हॉट टॉपिक रहा, जिसका बेसिकली क्या है कि दिल्ली में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। अब इन सब जो अल्टरनेट फ्यूल की तलाश से दो चीज़ों के लिए, एक तो इम्पोर्ट बिल को घटाना, दूसरा पॉल्यूशन को घटाना। अब देखिए, अगर दिल्ली की हम बात करें तो पॉल्यूशन का एक मेजर इशू रहता है, जो कि क्या है कि अप्रॉक्स नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर से, और उसके बाद फरवरी तक वो इशू काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई कि सांस लेने की भी नौबत आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें दिल्ली में रहती हैं। अब हम बात करें कि जो पॉल्यूशन का, वेहिकुलर पॉल्यूशन की हम बात करें तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड कॉमर्शियल व्हीकल, ये मिला के ही मोर देन 75% पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो इसी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाई गई है, जिसका बजट आउटले अप्रॉक्स 15,000 करोड़ का है, जो कि आपने देखा भी होगा, हो सकता है ये सुना भी होगा। लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं, मेन पॉइंट है कि इसमें फोर व्हीलर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है।
हाँ, स्क्रैपिंग का बेनिफिट फोर व्हीलर्स को भी मिलेगा इफ़ दे गोज फॉर स्क्रैपिंग, तो उनको क्या है कि आपको उसका स्क्रैपिंग का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि अगर आप परचेज करते हैं अप टू 30 लाख व्हीकल, तो उसमें आपको क्या रजिस्ट्रेशन फ़ी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी या रोड टैक्स वगैरह पे छूट मिलेगी। किसी भी तरह का ये नहीं लगेगा, बट आपको सब्सिडी या किसी भी तरीके का अदर इंसेंटिव नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपको टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स या N1 टाइप के जो ट्रक्स हैं उन्हीं पर देखने को मिलेगा। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई है वो कब से इम्प्लीमेंट होगी, उसके क्या प्रोविजंस हैं, उसमें क्या कौन कौन से व्हीकल्स इंक्लूडेड रहेंगे। और देखिए, इसका बजट जैसे हम बात करते हैं कि 15,000 करोड़ का है, जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि इसका बजट 15,000 करोड़ का है। देखिए, अगर हम स्क्रैपिंग इंसेंटिव की बात करें तो अगर कोई बंदा अपने BS4 व्हीकल को स्क्रैप कराने जाता है तो टू व्हीलर्स पे उसे 10,000 तक का बेनिफिट मिलेगा, थ्री व्हीलर्स पे उसे 25,000 का बेनिफिट मिलेगा, और इसके अलावा N1 ट्रक्स की हम बात करें तो 50,000, और अगर हम फोर व्हीलर्स की बात करें तो उसमें आपको क्या है 1,00,000 रुपीज़ तक का आपको क्या है कि कैश इंसेंटिव मिलेगा। थ्री व्हीलर्स का जो रजिस्ट्रेशन है, थ्री व्हीलर्स और N1 ट्रक्स का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2027 से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होगा, थ्री व्हीलर का और N1 ट्रक्स का। इसके अलावा अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स विल बी अलाउड फॉर द रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली। पेट्रोल या अदर किसी भी उससे चलने वाले व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं होगा। अब देखिए क्या है कि स्कूल बसेस की हम बात करें तो उनको फेज़ मैनर में चेंज किया जाएगा कि भाई आपको 10% क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक बसेस रखनी है, उसके बाद में धीरे धीरे उसको भी फेज़ मैनर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही उनको कन्वर्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे तो लगभग 8,000 के अप्रॉक्स में क्या है कि चार्जिंग स्टेशंस की जो लगाने की प्लानिंग है अगले 2 से 3 साल में गवर्नमेंट की, कि भाई 8,000 के अप्रॉक्स में स्टेशन लगाए जाएंगे, और मोर देन 800 क्या है कि इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड, कि मोर देन 800 क्या है कि हम इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग, आपको क्या है कि डिस्चार्ज हो गई या कोई इशू हो गया तो उसको स्वैप करने के रिगार्डिंग लगभग मोर देन 800 विल बी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा हम बात करें कि आपको इंसेंटिव की किस तरीके से आपको इंसेंटिव इसमें मिलेगा, क्या कितने कितने रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा। देखिए, इसमें इंसेंटिव ईयरली वाइज है। अगर पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है, आपको सबसे पहले तो क्या है कि आपको 30 डेज़ में आपको RC आने के 30 डेज़ में आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन आपको खुद ही फिल करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका किसी भी तरीके से आपकी जो एजेंसी है वो हेल्प करेगी या एजेंसी इसको अप्लाई कराएगी। इसमें आपको खुद ही एक पोर्टल रहेगा, आपकी RC आ गई आपके एंड में, उसके 30 डेज़ के ऊपर आप सब्सिडी 30 डेज़ के अंदर में आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कीजिए और आपको सब्सिडी प्रोवाइड हो जाएगी। अब इसके लिए क्या है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या आधार लिंक्ड अकाउंट में आपका वो पैसा डायरेक्टली पहुंच जाएगा, किसी भी तरीके का मिडिलमैन या एजेंसी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके का नहीं रहेगा। आप डायरेक्टली आइए, अप्लाई कीजिए और सब्सिडी पाइए। अब देखिए, सब्सिडी की अमाउंट की हम बात करें तो टू व्हीलर्स में क्या है कि मैक्सिमम 30,000 तक की सब्सिडी आपको मिलेगी, थ्री व्हीलर्स के केस में मैक्सिमम 50,000 की, और N1 ट्रक्स के केस में मैक्सिमम 1,00,000 तक की सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 30 लाख तक की अगर आप कार परचेज करते हैं तो 100% रोड टैक्स में एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। तो आपको क्या है कि किसी भी तरीके का रोड टैक्स उसमें फिल नहीं करना है या देना नहीं है। उसके बाद में स्क्रैपिंग बेनिफिट्स भी हमने डिस्कस किए थे अभी। तो देखिए क्या है कि अब हम बात करें कि क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस सी लगी हुई है, क्या वी आर कैपेबल इनफ कि हमारे पास इतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इतने सारे जो अगर हम बाइक्स को निकाल दें, हम थ्री व्हीलर्स को निकाल दें, तो क्या हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे, इतना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है। तो बहुत सी सोचने वाली चीज़ें हैं कि भाई अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं और अगर हम घर पे उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लगाते हैं, मान लिया कि आपने कोई इलेक्ट्रिक कार ले ली और आपके क्या है कि उसका चार्जिंग पॉइंट 3 किलोवाट का है, तो क्या आप घर में 6 किलोवाट का कनेक्शन लेंगे? ऑलरेडी अगर आपके घर में 3 किलोवाट का कनेक्शन है या उसका चार्जिंग पॉइंट 4 किलोवाट से होगा, तो क्या आप घर में और ज़्यादा उसका लोड बढ़ाएंगे? बाकी की चीज़ें भी काफ़ी क्वेश्चनेबल हैं कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें होंगी। तो क्या है कि पता चल रहा है कि आप किसी बेनिफिट के लिए परचेज़ कर रहे हैं और उल्टा आपको इसका नुकसान ही होने लगे। तो बाकी देखिए, पॉल्यूशन में इसका नो डाउट इम्पैक्ट है, बट क्या है कि आपको लिथियम के लिए भी आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। बाकी इसके अगर हम बात करें कि इन द एंड आपको किस तरीके से
ये बैटरीज का डिस्पोजल आप करेंगे कि भाई इनको डिस्पोज ऑफ किस तरीके से करेंगे, तो उस पर भी क्वेश्चन है कि भाई ये भी एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करेगा और काफ़ी हजार्डस रहेगा अगर ये सही तरीके से इसका डिस्पोज ऑफ बैटरीज का नहीं किया गया तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। बट क्या है कि हमने ये भी देखा है कि देखिए चाइना में हम बात करें तो चाइना में बहुत हद तक 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना ज़्यादा चाइना में बेसिकली क्या है कि आपने इतना ज़्यादा उसका नंबर बढ़ा दिया है कि आपकी पेट्रोल पर डिपेंडेंसी या क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी बहुत हद तक घट गई है और आपका इंपोर्ट बिल भी बहुत हद तक कंट्रोल में है। तो देखिए क्या है कि बेनिफिट इस चीज़ के हैं कि आपको किस तरीके से इस पर चल रहा है। और देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने से पॉल्यूशन में भी कंट्रोल होगा, बाकी की चीज़ें भी आसान होंगी, लोगों के खर्चे में भी कंट्रोल होगा। बिकॉज क्या है कि अगर आप घर से उसको चार्जिंग करके चलाते हैं तो नॉर्मली आपको क्या है कि 1 to 1.5 रुपीज़ का अप्रोक्स का मैक्स टू मैक्स खर्चा आता है। तो मतलब आप जिस 100 रुपीज़ के पेट्रोल में आप 20-30 लीटर बाइक चला पाएंगे और वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप मोर देन 60-70 किलोमीटर की रेंज तक आप चला पाएंगे। बाकी अगर सब्सिडी मिलने का ये ना हो कि आपके प्राइसेस बढ़ जाएं, तो गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि एजेंसीज या जो कंपनीज हैं ये पता चल रहा है कि आपका उसी रेशियो में, सब्सिडी के रेशियो में जो आपके व्हीकल्स हैं उनका प्राइस बढ़ जाए। बाकी आपको ये है कि किसी भी तरीके, बाकी आप रोड पे भी देखते हैं अभी भी क्या है कि चैलेंजेस हैं काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अभी एक नया इशू सामने आया है कि BMS करके जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है कि आप किसी चलते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को, बेसिकली मेनली अभी ये इशू 3 व्हीलर्स के साथ में देखने को मिल रहा है कि कोई बंदा आया और उसने उसके कनेक्शन को ऑफ कर दिया और वो क्या है कि बंदा परेशान हो गया। तो इस तरीके की भी चीज़ें, तो किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बाकी देखिए ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की होड़ सी लगी हुई है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से जाना है, स्पेशली आफ्टर दिस गल्फ वॉर। तो देखना ये है कि आगे हम कहाँ तक इस चीज़ पे चल पाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जागरूक रहें, जिम्मेदार बने और किसी भी तरह की आपको हमसे किसी भी तरह की इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू।